वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। आने वाले एग्जाम में जैक बोर्ड के लिए जो 12th का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए इंग्लिश का मैं कुछ एमसीक्यू चैप्टर वाइज लेकर आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा यही सब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनसे अंदाजा हो जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें और अंदाजा लगाएं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लेकर आया हूं, वो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि और किसी रिलेटेड सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या किसी टाइप का किसी में हेल्प चाहिए कि नोटिस कैसे लिखा जाता है या रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, या किसी क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालिए, हम आपको आंसर देंगे। चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। आराम आराम से देखते हैं, करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर करेंगे द लास्ट लेसन। मैं पूरा करने से पहले आप लोगों को एक समझाना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले जितने भी इंग्लिश में पोयम हो उनके पोएट का नाम, और जितने भी प्रोज हो उनके राइटर का नाम, दोनों कोशिश करें कि आप याद कर लें। इनसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश किया हूं कि हर चैप्टर में राइटर का नाम तो जरूर दूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको पता है पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन क्वेश्चन एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ ऑन हिज वे टू अ स्कूल। पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर दीजिए। जब अपने रास्ते में स्कूल जा रहा था वो फ्रेंच स्कूल के रास्ते में, तो वो किससे क्या चीज से डरा हुआ था या किससे डरा हुआ था। एम हैमेल, हिज फादर, एम हैमेल, द प्रशियन सोल्जर्स, द मेयर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसके पिता का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। जिसने भी इसमें पढ़ा होगा कहानी के, इसमें माता पिता एक साथ लिखा हुआ है लेकिन फादर जिक्र नहीं है। एम हैमेल वो टीचर से डरा हुआ था जो क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, उनके डर से वो जल्दबाजी भाग रहा था, ऑलरेडी लेट हो रहा था स्कूल से। रशियन सोल्जर्स और मेयर से नहीं। इसका आंसर होगा पहला का बी। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर दैट डे। अभी मैंने लिख चुका। फ्रेंच उस दिन जब स्कूल जा रहा था तो उससे उम्मीद की जा रही थी किस चीज पे तैयारी करके आएगा, कौन से चैप्टर पे। देखो ऐसे लेख पे नहीं, पोयम नहीं, ग्रामर रूल्स नहीं, तो बचा कौन, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का एक चैप्टर है जिससे वो उसे पूछा जाने वाला था। फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है, उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता, पार्टिसिपल पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड द बुलेटिन बोर्ड नोटिस जनरली कैरी। जब वो स्कूल जा रहा था फ्रेंच और लेट हो रहा था रास्ते में, तो उसे बुलेटिन बोर्ड रास्ते में मिलता है। बुलेटिन बोर्ड जहां पे जितने भी रिपोर्ट आते थे ना समाज के, क्या क्या रिपोर्ट आते थे कि कितने युद्ध फ्रांस के सैनिक लोग या फ्रेंच सोल्जर्स लोग युद्ध हार गए वो, ठीक है, कितने को खदेड़ दिया गया है, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या क्या लिखा रहता था, फ्रेंच सोल्जर्स कितने हार गए कि युद्ध, कितने लोग भाग गए, उसके बारे में लिखा रहता था। व्हाट डिड द बुलेटिन बोर्ड नोटिस जनरली कैरी, क्या चीज, वेडिंग न्यूज, शादी का कोई घटना इससे कोई लेना देना नहीं था। बैड न्यूज फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से बैड न्यूज नहीं। एग्जाम्स रिजल्ट्स नहीं। स्कूल हॉलीडेज नहीं। तो देखो एक यहाँ पे बैड न्यूज फ्रॉम बर्लिन। देखो जितने भी बर्लिन से जो भी न्यूज आता था बर्लिन से, वो इसमें लिखा हुआ रहता था। आप लोगों को पता होगा इस कहानी में कि फ्रांस के दो शहर एल्सास और लॉरेन,
एल्सास और लॉरेन को गुलाम बना लिया गया था, ठीक है, प्रेसियन के सेना के द्वारा। ठीक है, तो प्रेसियन के उस समय मेन मुख्यालय बर्लिन में था, बर्लिन से ही आदेश आता था यहाँ पे कि जर्मन के यहाँ पे चलता था फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज को ना पढ़ा करके कौन सा भाषा पढ़ाया जाए, जर्मन। और जब से गुलाम हुआ है तब से क्या क्या न्यूज आते थे वो एक बुलेटिन बोर्ड था उसमें लिखा हुआ रहता था। चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्लासरूम यूजुअली क्वाइट? क्लासरूम क्यों शांत था? ठीक है, क्लासरूम क्यों शांत था? Why was the classroom usually quiet? ध्यान से देखना। Inspector had come, students were absent, it was the last French lesson, exams were going on. Classroom शांत क्यों था? इसका रीजन देखो यहां पे। It was the last French lesson. उसी दिन आदेश आया था कि फ्रांस के शहर एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच के जगह पे जर्मन भाषा पढ़ाया जाए, इसलिए वो तो लास्ट लेसन था। किस लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। चलिए पांचवा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैड एम हेमल टाउट एट द स्कूल? इसमें एक टीचर दिखाया गया एम हेमल, वो फ्रेंच लैंग्वेज कितने साल पढ़ाए थे? 40 साल पढ़ाए थे, 40 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल क्लोथ डिड एम हेमल वियर? जब उस दिन लास्ट लेसन चल रहा था फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वहां के टीचर एम हेमल वो एक स्पेशल कपड़ा पहन के आए थे जो यूजुअली वो नहीं पहनते। इंस्पेक्शन डे, कभी जांच पड़ताल डे या फिर कभी एग्जाम डे होता था ना, तब पहनते थे स्पेशल ओकेजन पे। तो उस दिन वो लास्ट डे ये वाला कपड़ा पहन के आए थे, देखो, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड कैप। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज ऑर्डर टू रिप्लेस फ्रेंच? बार बार हम शुरुआत से ही बता रहे हैं, इसमें कौन से भाषा से फ्रेंच को रिप्लेस करना था? कौन से भाषा से? जर्मन भाषा से। फ्रेंच भाषा की जगह पे क्या पढ़ाया जाए? जर्मन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इमोशन डिड फ्रेंच फील ड्यूरिंग द लेसन? जब वो स्कूल गया था, क्लास जब चल रहा था, क्लास के दौरान फ्रेंच को कौन सा इमोशन महसूस हुआ उसे? वो गुस्सा था? नहीं। खुश था? नहीं। रिग्रेट था, अफसोस हो रहा था कि वो स्कूल गया और हम हमेशा चीजें को कल पे टाल दिया जाता था, टाल देता था कि कल सीखेंगे कल सीखेंगे, और अंततः वो लेसन उसे लास्ट मिल रहा है, जो कभी सीख पाएगा नहीं। जिस देश का रह रहा है वही लैंग्वेज वो फिर से नहीं सीख पाएगा। फियरलेसनेस कोई था ही नहीं इसमें, तो इसमें अफसोस हो रहा था, उसे रिग्रेट हो रहा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स टू? देखो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा। एम हेमल ब्लेम, ब्लेम मीन्स दोषी ठहराना, एक्यूज जिसको बोलते हैं, दोषी ठहराना पेरेंट्स। पेरेंट्स को किस लिए वो दोषी ठहराए एम हेमल? किस लिए? बीइंग पुअर, गरीब होने के लिए, सेंडिंग चिल्ड्रेन लेट, नहीं, नॉट सेंडिंग चिल्ड्रेन रेगुलरली टू अ स्कूल, बच्चों को रेगुलर स्कूल नहीं भेजने के लिए वो आरोप लगाए। कंप्लेनिंग टू मच, नहीं। एमएमएल का कहना था कि आप हमेशा हर चीज कल पे मत टालो, ये कल टालते टालते देखो कि अब फ्रांस किसी का गुलाम बन गया है और फ्रांस के लोग ही फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए एमएमएल इसमें माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं कि वे लोग बच्चे को हमेशा स्कूल रेगुलर नहीं भेजें। इसलिए चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर्ड्स डिड ही राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड? वह क्या चीज ब्लैक बोर्ड पे लास्ट में क्या चीज लिखा हो? ठीक है, लास्ट में फ्रेंच भाषा में वो क्या चीज लिखता था? हम लिख देते हैं फ्रेंच में लिखा था, जिसका मीनिंग हम समझा, वाइव ला फ्रांस।
इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच में लिखा था, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह हम चैप्टर वाइज, इस चैप्टर में जैसे हम लोग 10 क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन देखेंगे। कुछ चैप्टर हम लेके आए, जो जो चैप्टर अगर और चाहिए और क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में लिख देना, हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जिसके राइटर का नाम आप लोग खुद से याद कर लो। ठीक है, जैसे उसके राइटर का नाम क्या था, अल्फोंस डॉडेट, अल्फोंस डॉडेट। अब यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर का नाम है एनिस जंग, एनिस जंग। चलिए देखते हैं, हु रोट लास्ट लेसन, ओहो, हु रोट लॉस्ट स्प्रिंग, किसने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा? ठीक है, किसने किसने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा? एनिस जंग ने। अल्फोंस डॉडेट नहीं, कमला दास नहीं, जॉन किट्स नहीं, ये सब तो पोएट का नाम है। अल्फोंस डॉडेट तो लास्ट लेसन लिखा हुआ था। ठीक है, इसलिए लॉस्ट स्प्रिंग जो दो भागों में बटे हुए कहानी है, पहला भाग जो कहानी थी वो साहेब आलम की थी, साहेब आलम। ठीक है, और साहेब ए आलम, और दूसरी कहानी थी मुकेश की। ठीक है, साहेब आलम जो ढाका से आया हुआ था, बांग्लादेश से, उसका परिवार, और मुकेश जो फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला था। वेयर डिड साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहां से आया हुआ था? वेयर डिड साहेब कम फ्रॉम, ढाका से, दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, ढाका बांग्लादेश से। जब आप लोगों को पता है, इस कहानी में थोड़ा सा ही जिक्र है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। जो ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले, अब ये बांग्लादेश के नाम से जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसी समय उसका परिवार रहने सहने के लिए, बचने, अपने जान बचाने के लिए कहाँ आ गया था? दिल्ली आ गया था। साहेब कहाँ से कहाँ आया हुआ था? कहाँ से आया हुआ था? ढाका से, बांग्लादेश से। चलिए तीसरा, व्हाट डज साहेब सर्च फॉर इन गार्बेज डम्प्स। देखो, साहेब क्या सर्च करता है गार्बेज, कूड़ेदान का ढेर में? वो क्या चीज सर्च करता है? किताबें, उससे कोई दूर लेना देना नहीं था उसका। खिलौने, गोल्ड, देखो कभी कभी गोल्ड, फर्स्ट लाइन में ही लिखा था गोल्ड, समथिंग यूजफुल नहीं, कुछ भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा तलाश में रहता था कि गोल्ड कम से कम मिल जाए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज साहेब इवेंचुअली स्टार्ट वर्किंग एज। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना है इसको। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट, एट लास्ट। साहेब अंत में किस रूप में काम करता है? ठीक है, क्या काम करता है? ठीक है, टीचर बन जाता नहीं, जब पढ़ा लिखा ही नहीं, रैक पिकर तो शुरुआत में ही था, ये तो होगा नहीं। टी स्टॉल बॉय, वह चाय के रूप में काम करता, चाय का ठेला में केटली लेके चाय बेचने जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। मिल्क वेंडर नहीं, दूध बेचने वाला नहीं। पांचवा क्वेश्चन, विच प्लेस इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। चूड़ी बनाने के लिए कौन सा जगह? देखो यहां से पार्ट 2 कहानी है, देखो बेंगल मेकिंग, इसमें बोले ना, इस कहानी में 2 भाग हैं। आप लोग का कहानी रिवाइज नहीं है तो पहले कहानी रिवाइज करें। ठीक है, विच प्लेस इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के लिए कौन सा जगह फेमस है? फिरोजाबाद। जिस कहानी में जिक्र है वो फिरोजाबाद का है, ना आगरा का, ना जयपुर का, ना कानपुर का, फिरोजाबाद में, जो जहां से मुकेश बिलोंग करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई कांट चिल्ड्रेन गो टू अ स्कूल इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा सकते हैं? नो स्कूल, नो इंटरेस्ट, पॉवर्टी एंड वर्क, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। फिरोजाबाद में कहानी दिखाया गया था कि लोग फिरोजाबाद में सारे परिवार इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पाते थे, घर तक नहीं बना पाते थे अपने। तो और उन्हें बचपन में ही चूड़ी बनाने के लिए लगा दिया जाता था। तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? स्कूल, नो स्कूल, इंटरेस्ट नहीं था, नहीं। उन लोग की इतनी गरीबी थी और उन लोग को बचपन में ही चूड़ी के लिए कार्य पे लगा दिया जाता था ताकि वो जी सके, सर्वाइव कर सके। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिजीज अफेक्ट मेनी बेंगल वर्कर्स? अच्छा, कौन सा बीमारी प्रभावित करता है बहुत सारे चूड़ी बनाने वाले वर्करों को? कौन सा? अच्छा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो चूड़ी बनाएगा वो आंख पे रोशनी के कारण उसका आंख खराब होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी तो होगा नहीं। ब्लाइंडनेस, अस्थमा और फीवर तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लाइंडनेस। वहां पे लोग इतने कम लाइट में कार्य करते थे कि उनकी आंखें कम उम्र में ही खराब हो जाती थी फिरोजाबाद में। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन, मुकेश वांट्स टू बिकम ए ऑब्लिकैन। मुकेश बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? मुकेश का कहानी जब इस लेखिका को मिलता है, ये एनिस यंग को, तो उसमें कुछ अलग था। वो जो पुरखे से चली आ रही थी वो नहीं कार्य करना चाह रहा था, कुछ अलग करना चाह रहा था। तो मुकेश करना क्या चाह रहा था? देख, टीचर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था वो, अपना कार चलाना चाहता था वो। ऑप्शन नंबर 3, पुलिस में नहीं। ये कुछ तो अलग सोचा था, अपने समाज से अलग सोचा था ये। चलिए, व्हाट ट्रैप्स द बेंगल मेकर्स इन पॉवर्टी? कौन सा चीज ट्रैप मतलब फंसाना बेंगल मेकर्स को गरीबी में? कौन सा चीज? लोन्स एंड मिडलमैन, लेजीनेस, गवर्नमेंट, फ्लड्स। एक्चुअली में एक कहानी में जो दिया है लोन्स एंड मिडलमैन, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी का हकदार गवर्नमेंट से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट किया था। ठीक है, उन लोग लोन ले लेता है साहूकारों से, ब्याजखोरों से, जो जिसे चुका नहीं पाता है उन लोग। मिडिलमैन से, इन लोग जो चूड़ी डायरेक्ट जाके मार्केट में नहीं बेच पाता है, इसके लिए इन लोग मिडिल मैन था जो उन्हें लोन्स देता था और वही सारे चूड़ी ले लेता था। तो इसी बीच में उन लोग, यही लोग सबसे ज्यादा कमा लेते थे, मिडिल मैन लोग, और जो लोन देते थे वो लोग। ठीक है, तो लेजीनेस, गवर्नमेंट और फ्लड्स का कोई जिक्र नहीं है। लास्ट, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइजेस। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, स्प्रिंग मीन्स बसंत। सिंबलाइज क्या चीज का प्रतीक, क्या चीज का ये इंडिकेट करता है? विंटर सीजन का नहीं, लॉस्ट चाइल्डहुड का। इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं, 2 भाग में है। पहला भाग में था साहिब आलम और दूसरा था मुकेश। दोनों का बचपन खो गया था। अर्थात कहने का अर्थ है कि बचपन में हम लोग हमेशा सुनते आए क्या, बचपन मतलब बसंत ऋतु के जैसा, जो हमेशा हंसमुख, जैसे ऋतुओं में सबसे हंसमुख ऋतु नए नए पत्तियां, पौधे, ये सब आते हैं बसंत ऋतु में। तो उसी तरह बच्चे भी होते हैं कि नए नए आइडिया आने चाहिए, नई नई खेल कूद, पढ़ाई उड़ाई होना चाहिए। लेकिन इस कहानी में दोनों बच्चे वंचित थे, ये सारी चीजें थे, इसलिए इस कहानी का नाम क्या रख दिया गया? लॉस्ट चाइल्डहुड। देखिए, देखते देखते हम लोग दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। आइए हम लोग तीसरा चैप्टर देखते हैं। डीप वाटर। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, याद रखना, द लास्ट लेसन, जिसके राइटर थे अल्फोंस डॉडेट। दूसरा था लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर थे एनिस यंग थी। और डीप वाटर विलियम डगलस, विलियम डगलस, याद रखना है, विलियम डगलस। ठीक, अब चलिए एक करके इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर का नाम क्या? विलियम डगलस। कीट्स, एनिस यंग और सो नहीं है। चलिए, वेयर डिड डगलस फर्स्ट फियर वाटर? आधे 2.5 साल की उम्र में विलियम डगलस अपने पिता के पास एक बार बीच गए थे।
समुद्र के किनारे जहां पे पानी की लहरें जब चली थी तो उसके पापा को, वो अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छूट गया लहरें के कारण और पानी में वो डूबने वाला था। तो किसे? समुद्र के किनारे, जिसे क्या बोलते हैं? बीच। क्या बोलते हैं? बीच। नदी, झरने, वाईएमसीए पुल नहीं, बीच। पहली बार कब डर लगा था? बीच गया था तब। तीसरा क्वेश्चन, हु थ्री डगलस इनटू द पुल? इस कहानी में हम लोग देखे थे डगलस एक बार वाईएमसीए पुल के साइड में बैठा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा तब वो तैरने सीखेगा थोड़ा बहुत। लेकिन क्या हुआ, एक लड़का आया उसी समय, जो बड़ा लड़का था, लगभग 18 साल का, बिग बुचर दिया हुआ था इसमें। वो इसे उठाता है और पानी में फेंक देता है। तो बड़ा लड़का बुच्चर बोलते, ब्रूजर या बुच्चर करके कुछ दिया हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो क्या था? बिग बॉय, लगभग 18 ईयर्स ओल्ड लगभग होगा, मजाक में इसको फेंक दिया था पानी में, जिनसे इन्हें पानी का डर हो जाता है, हाइड्रोफोबिया बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसी से जीत हासिल करते हैं। चलिए आगे इसी चैप्टर का आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। हाउ डीप वॉज द पुल एट वन एंड? एक साइड से पुल कितना था? लगभग 9 फीट। बीच में 9 फीट था, साइड साइड में थोड़ा छोटा छोटा 9 फीट के आसपास, ठीक है, और साइड साइड में 6 फीट के आसपास, ठीक है, देख लेना। एंड में कितना था? 9 फीट के आसपास एक साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन डगलस ट्राइड टू जंप अप? क्या हुआ जब डगलस पानी में चला गया था तो वहां से उछलने की कोशिश किया था? जब डगलस को पानी में धकेल दिया था, वो तो सोच रहा था कि हम जाएंगे पानी के नीचे, बॉटम जो होगा, जो स्विमिंग पूल था उसके बॉटम को टच करेगा और ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कोशिश तो किया लेकिन ऊपर उठ पाया नहीं। तो क्या हुआ? वो स्लिप कर गया, फ्लोट कर गया नहीं, वो डूब ही गया, ठीक है। साउटेड, चिल्लाया नहीं, ठीक है, अगर चिल्लाया तो सिर्फ वही सुना था। तो क्या हुआ था? जब ऊपर उछलने की कोशिश किया था तो डूब रहा था वो, कुछ हुआ नहीं। चलिए, हु हेल्प्ड हिम ओवरकम फियर? जब ये उतना देर पानी में रहा था तो उसके मन में बैठ गया था पानी का डर, तो फिर डर हटाया कैसे हो? कैसे? हु हेल्प्ड हिम ओवरकम फियर? किसने इसे मदद किया उस डर पे जीत हासिल करने के लिए? डॉक्टर ने नहीं, इंस्ट्रक्टर वो हायर किया था, फादर और फ्रेंड ने नहीं, इंस्ट्रक्टर हायर किया हुआ था स्विमिंग सीखने के लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्टर टाइड व्हाट टू हिज वेस्ट? इंस्ट्रक्टर था जो, वो इसे क्या कर रहा था? एक रस्सी बांध दिया था कमर में, एक वेस्ट में रस्सी बांध दिया था, ढील देता था और खींचता था, उसे ढील देता था और खींचता था ताकि वो स्विमिंग सीख सके। तो द इंस्ट्रक्टर टाइड व्हाट टू हिज वेस्ट? क्या बांध दिया था? एक रस्सी, रोप, पत्थर, बेल्ट और जैकेट नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी हेल्प्ड डगलस कन्क्वेर फियर? कौन सा क्वालिटी डगलस को मदद किया किसे? डर पे जीत हासिल करने के लिए। कौन सा क्वालिटी? लक, करेज एंड प्रैक्टिस, वेल्थ, हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स? लक नहीं, करेज, साहस और लगातार प्रैक्टिस। वी कैन विन एनीथिंग व्हेन वी हैव करेज एंड वी डू रेगुलर प्रैक्टिस। अगर हमारे पास साहस हो और हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज पे जीत हासिल कर सकते हैं, जो इस कहानी में हमको दिखाया भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्वेट इज लिंक्ड विथ द लेसन? कौन सा क्वेट लिंक है इससे? क्या है? क्वेट मतलब कोई चीज, कोई कथन है ना, कथन इस कहानी से जुड़ा हुआ है। कौन सा कथन? नॉलेज इज पावर, नॉलेज का कोई दिया हुआ, ऑल इज वेल, सब ठीक है नहीं, टेरर टेक्स यू डीपर नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब उसको डर बैठ गया तो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस उसको क्या बना दिया था? परफेक्ट, ठीक है। इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंडशिप, दोस्ती जैसा कोई कहानी, डिटर्मिनेशन ओवर फियर, क्या? दृढ़ संकल्पित किस पे? डर पे, ठीक है, डर पे जीत हासिल करना, चाइल्डहुड फन नहीं,
वार नहीं। ठीक है, आइए हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। इंडिगो। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को चैप्टर को जरूर अच्छे मन से पढ़ें आप लोग। हु रोट द इंडिगो? इंडिगो को किसने लिखा? गांधी जी ने नहीं, लुइस फिशर में। ये बायोग्राफी ऑफ गांधी जी थी, गांधी जी था, गांधी जी का बायोग्राफी था, ये बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। ठीक है, जो किनके द्वारा लिखा गया था? लुइस फिशर के द्वारा, डगलस टैगोर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार शुक्लावाज, इस कहानी में एक कैरेक्टर का जिक्र हुआ था, राजकुमार शुक्ला, जो एक पीसेंट थे। पीसेंट मीन्स होता है किसान, फार्मर थे, शेयर क्रॉपर थे। चंपारण के, बिहार के चंपारण जिला के रहने वाले राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी से मिलने आए हुए थे। ठीक है, तो ये शेयर क्रॉपर थे। क्या थे? शेयर क्रॉपर। तो पीजेंट, पीजेंट मीन्स किसान। तीसरा, विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद द इंडिगो रिवोल्ट? कौन सा जगह इंडिगो के रिवोल्ट के लिए, विद्रोह के लिए कौन सा जगह जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो कौन सा जगह? पटना, दिल्ली और कोलकाता का जिक्र नहीं, चंपारण। इस कहानी में हम लोग चंपारण के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। चौथा, वाई वर फार्मर्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो? ध्यान से देखो, किसानों को क्यों फोर्स किया जाता था? क्या उगाने के लिए? इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो को ग्रो करने के लिए किसानों को क्यों फोर्स किया जाता था? प्रॉफिट, ट्रेडिशन, किस कारण से? ब्रिटिश कंपल्सन, ब्रिटिश मजबूरी के लिए। ठीक है, वाई वर फार्मर्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो? ब्रिटिश पर्पस, क्लाइमेट के लिए, ट्रेडिशन के लिए? ना 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 ना, ओह, इसका आंसर ये ना हो करके ब्रिटिश कंपल्सन। हाँ, फार्मर्स फोर्स टू ग्रो, ओह, ठीक, ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश लोग इतने फोर्स देते थे, उनकी मजबूरी के कारण इन लोग, फार्मर्स लोगों को उगाना पड़ता था। प्रॉफिट तो था ही, लेकिन ब्रिटिश कंपल्सन के कारण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द तिनकटिया सिस्टम? इसमें दिखाया गया था सॉरी इसमें दिखाया गया था तिनकटिया सिस्टम। 15%। ठीक है, 15% का वैल्यू मतलब 3/, सॉरी, ठीक है, चलिए आगे। तिनकटिया सिस्टम 15%, इसमें फोर्स किया जाता था किसानों को, जितने भी फसल उगा रहे उसमें से 15% में आप लोगों को इंडिगो को खेती करना होगा। 15% मतलब 20 का 3 भाग, जिसको 3 कट्ठा भी कह सकते हैं, शायद 3 कट्ठा करके कोई सिस्टम था, 3 कट्ठा में जिसको इंडिगो की खेती करनी थी। तो देखियो ये वाला क्वेश्चन, 3 कट्ठास ऑफ द लैंड फॉर इंडिगो। ठीक है, 3 टैक्सेस नहीं, 3 डेज लेबर, 3 क्रॉप्स नहीं, 3 कट्ठास ऑफ लैंड फॉर इंडिगो। 5 का बी। 6, गांधी वाज ऑर्डर टू लीव चंपारण बाय? गांधी जी जब चंपारण गए थे, और चंपारण में पूरा डिटेल्स हासिल करने के लिए गए थे, वहां पे जानकारी राजकुमार शुक्ला के कहने पे जब वहां पहुंचे थे, तो गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, ऑर्डर दिया गया कि छोड़ दीजिए। फार्मर्स के द्वारा नहीं, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, पुलिस ऑफिसर, पुलिस मजिस्ट्रेट दिया हुआ, पुलिस कमिश्नर दिया हुआ था वहां पे, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर दिया हुआ, तो ऑप्शन यही होगा, ब्रिटिश प्लांटर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी रेफ्यूजल सोड हिज? गांधी का रेफ्यूजल, रिफ्यूज मतलब मना करना, क्या दिखाया? हिज, उनका डर, गुस्सा, या सिविल डिसओबीडियंस? हाँ, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, मतलब कोई मार धार से नहीं, एकदम सविनय, आग्रह से किसी आज्ञा का अवहेलना कर देना, डिसओबीडियंस कर देना। तो क्या? सी। हु हेल्प्ड गांधी इन लीगल मैटर्स? गांधी जी को लीगल मैटर्स में किन्होंने हेल्प किया? लीगल मैटर्स मतलब कानूनी में,
टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, प्लांटर्स नहीं, वकील लोग, लॉयर्स, राजेंद्र प्रसाद एंड उनके फ्रेंड्स लोग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एंड उनके फ्रेंड्स लोग। 9 नंबर क्वेश्चन। माफ करना, थोड़ा सर्दी हो गया, थोड़ा ध्यान देते हैं। आगे, व्हाट परसेंटेज रिफंड डिड फार्मर्स गेट? गांधी जी जब ये फैसला कर रहे थे तो कौन सा परसेंटेज फार्मर्स लोग को मिला? क्योंकि गांधी जी 50% मांगे थे। ठीक है, 50% जितना लिए थे उसमें 50% मांगे थे, लेकिन वो जो थे शेयर क्रॉपर्स लोग, जो वो लैंडलॉर्ड्स लोग थे, लैंडलॉर्ड्स लोग लैंडलॉर्ड्स लोग वो वादा किए कि कितना दे पाएंगे, मात्र 25%। तो 25% में सेटल हुआ था। ठीक है, गांधी जी डिमांड किए थे 50%, 100% भी डिमांड नहीं किए थे। उन लोग को डर लग रहा था लैंडलॉर्ड को कि 100% ना मांग ले। ठीक है, लेकिन गांधी जी 50% डिमांड किए थे, लेकिन मिला क्या, इतना ही में। उन लोग, गांधी जी भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं कि जो हिस्सा मिला, ये बात कि वो किसानों को न्याय दिला पाए, कानून के सामने बराबर। वो लोग झुके तो, कम से कम लैंडलॉर्ड्स लोग झुके तो। इस कहानी में यही दिखाया गया। चलिए, द लेसन हाईलाइट्स बिजनेस, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड। देखिए इस कहानी में क्या दिखाया गया, ट्रेड, एजुकेशन नहीं, बिजनेस नहीं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, अहिंसा के रूप में प्रोटेस्ट करना। चलिए, इस चैप्टर को भी हम एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। एक चैप्टर में आध है, 2 कैरेक्टर है। ठीक है, सोफी और जेंसी, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस। देखते हैं, हु रोट गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस को किसने लिखा? ए.आर. बार्टन, एनिस यंग, डगलस किड्स। तो किसने लिखा था? ए.आर. बार्टन ने। इस कहानी में 2 लड़कियां थी, सोफी एंड जेंसी। ठीक है, सोफी जो ख्वाबों में जीती थी, फैंटेसी में, ये रियलिस्टिक लड़की थी। सोफी जो बड़े बड़े सपने देखती थी कि ये बनेंगे, ये बनेंगे। लास्ट में तो एक सपना देख ली थी कि फेमस फुटबॉलर से मिली हुई है। लेकिन जेंसी, इसकी सहेली, बार बार इसे बोलती थी कि थोड़ा कम स्वप्न देखो, रियलिटी में जियो। रियलिस्टिक में जीने वाली ये लड़की थी जेंसी, और सोफी फैंटेसी में, ड्रीम में जीने वाली। तो सोफी वर्क इन ए, अब सोफी इतनी बड़े बड़े सपने देखते नहीं, गांव में भी हमेशा या शहरों में भी लोग छोटे हैं लेकिन सपने बड़े बड़े पालते हैं। जरूर देखने चाहिए सपने, लेकिन उसके पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। अभी लड़की करती क्या है, देखो, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती है और सपने देखती है बड़े बड़े। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज सोफीज ड्रीम? सोफी का क्या ड्रीम था? डॉक्टर बनना, एक्टर बनना, या बुटीक ऑनर बनना? वो बुटीक खोलना चाहती थी, पार्लर जिसको कह सकते हो, पार्लर का बड़ा रूप, बुटीक का ऑनर बनना चाहती थी वो। ठीक है, तो डॉक्टर, एक्टर और पायलट नहीं। क्वेश्चन नंबर, हु वाज सोफीज फ्रेंड? सोफी का फ्रेंड का नाम क्या था? हमको पहले बता दिया, इस कहानी में एक लड़की है जेंसी। ठीक है, जो रियलिस्टिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफी क्लेम्ड सी मेट। सोफी दावा की कि वो मिली, किससे मिली? एक्टर से, सिंगर से, फुटबॉलर डैनी केसी से। ये फुटबॉलर डैनी केसी से मिलने का दावा कर देती है कि ड्रीम में देखती है कि फुटबॉलर डैनी केसी से मिली हुई है, जो बहुत फेमस फुटबॉलर था। 6 नंबर क्वेश्चन, हु वाज मोर प्रैक्टिकल? सोफी, जेंसी, जियो, फादर। तो देखो, प्रैक्टिकल कौन थे ज्यादा? प्रैक्टिकल कौन थी? सोफी नहीं, ये तो फैंटेसी में जियोफ, और फादर नहीं, जेंसी। ठीक है, जियोफ वर्कड एज ए, उसका भाई एक था जियोफ। इसमें 2 भाई हैं, सोफी के 2 भाई हैं, एक डेरेक और उससे बड़ा जियोफ। तो जियोफ वर्कड एज ए, जियोफ काम करता था, किस रूप में काम करता था? क्या वो स्टूडेंट था? नहीं, मैकेनिक अप्रेंटिस। देखो ऑप्शन नंबर बी,
क्लर्क और फार्मर नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, सोफीज फादर लव्ड वॉचिंग। सोफी के पिताजी देखना पसंद करते थे क्या चीज? न्यूज, क्रिकेट, फुटबॉल, मूवीज। फुटबॉल देखना पसंद करते थे वो। सब लोग इसके घर में फुटबॉल का ही फैन होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड सोफी इमेजिन मीटिंग डैनी केसी अगेन। वो इतना इमेजिन कर लेती है कि वो डैनी केसी से दोबारा मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही पार्क में वो मिलना सोची थी। चलो इसका आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। पार्क, स्टेडियम, कैनाल, मार्केट नहीं। कहाँ मिलती? वो एक पार्क में मिलती है, स्टेडियम, कैनाल और मार्केट में नहीं। द स्टोरी शोज द थीम ऑफ रियलिज्म वर्सेस फैंटेसी। ऑप्शन नंबर ये, रियलिज्म वर्सेस, रियलिज्म मतलब यह रियल से भी समझ लो वर्ड, और फैंटेसी मतलब ख्वाब। ठीक है, हम लोग इसमें अब आज इस वीडियो में इतना ही तक रखेंगे। ये सब वीडियो डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ इतने करके जाओ ताकि उम्मीद हो जाए इससे अगर बाहर आए तो कोई कोई क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस में काम आए। इस वीडियो को जरूर शुरुआत से अंत तक देखें और शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।